प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। स्थल रूप से तात्पर्य पृथ्वी के तल पर स्थल के अनेक रूप दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए महाद्वीप, सागर, पर्वत, पठार, घाटियाँ, डेल्टा आदि। इन स्थल रूपों के कुछ उदाहरण के तौर पर हम इनको धरातल पर देख सकते हैं। स्थल रूपों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार के स्थल रूपों में महाद्वीप, महासागर हैं। द्वितीय प्रकार के स्थल रूपों में पर्वत, पठार और मैदान गिने जाते हैं। और तृतीय प्रकार के स्थल रूपों में पर्वत, खंड, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, डेल्टे आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्थल रूप परिवर्तनशील है। पहाड़ियाँ, घाटियाँ, डेल्टे आदि पृथ्वी पर स्थिर रूप से दिखाई देते हैं, परंतु यह एक भ्रम है। पृथ्वी पर यह सब स्थल रूप समय के साथ बदलते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ आज पहाड़ हैं, वहाँ किसी समय समुद्र लहरें मारता था। उदाहरण के लिए आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर तैतीस नामक समुद्र स्थापित था। समुद्रों के ऊपर उठने व नीचे गिरने रहने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इटली में नेपल्स के पश्चिम में सिरापिस का मंदिर है, जिसमें अनेक स्तंभ बने हैं। इनमें से 3 स्तंभ अब भी खड़े हैं। इन स्तंभों में 6 मीटर की ऊंचाई पर समुद्री जीवों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, जबकि यह स्थान समुद्र से बहुत दूर है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान कभी समुद्र तट पर था। गणना से पता चलता है कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले समुद्र की ऊंचाई वर्तमान समुद्र तल से 7 मीटर ऊपर थी। यह परिवर्तन पहले से ही नहीं होते, बल्कि अभी भी हो रहे हैं। कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड नामक तेल क्षेत्र में तेल निकालने के कई लोहे के नल मुड़कर टूट गए हैं। गणना से पता चलता है कि नलों के मुड़ने की क्रिया 17 वर्षों से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से होती रही है। यदि यह मुड़ने की प्रक्रिया 20,000 वर्ष तक होती रहे तो इसे घुमाव लगभग आधा किलोमीटर हो जाएगा। इन धीमे परिवर्तनों के अतिरिक्त ज्वालामुखी तथा भूचाल द्वारा तीव्र परिवर्तन भी होते रहते हैं। 1872 में भूचाल के कारण ओवेंस की घाटी कैलिफोर्निया में 7 मीटर ऊंची पहाड़ी बन गई थी। 1899 में अलास्का का याकुटस्क की खाड़ी में 14.3 मीटर ऊंची पहाड़ी अचानक उत्पन्न हो गई थी। अतः पृथ्वी के स्थल रूप प्राय धीरे धीरे परिवर्तनशील होते रहते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन अचानक बड़ी तीव्रता से होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु इनका महत्व धीमे परिवर्तन की अपेक्षा कम होता है। स्थल रूपों में परिवर्तन करने वाले तत्व। स्थल रूपों में परिवर्तन करने वाले बलों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यह बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। इसके कारण पहाड़, पठार आदि ऊपर उठते हुए या नीचे धंसते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहिर्जात बल यह बल पृथ्वी के तल पर कार्य करता है तथा पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होता है। वायु, जल, हिम आदि ऐसे ही बल हैं जो पृथ्वी के तल को काट पाट कर या जमाव उत्पन्न करने के काम करते हैं। इन बाह्य बलों को प्रक्रम भी कहते हैं। अब इन बलों का एक संक्षिप्त विवरण हम इस रूप में देखते हैं, जिसके अंतर्गत अंतर्जात बल। इस बल के उत्पन्न होने का हमें तब पता लगता है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भागों में दिखाई देता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी के ठंडा होकर सिकुड़ने, पृथ्वी की गति में परिवर्तन होने या रेडियोधर्मी पदार्थों आदि के कारण इस बल का जन्म हुआ है। विभिन्न मतों का विवरण का अध्ययन हम इस संदर्भ में पूर्व अध्ययन के अंतर्गत भी कर चुके हैं।
यह बल तीव्रता की दृष्टि से दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आकस्मिक अंतर्जात बल। इन बलों में ज्वालामुखी या भूचाल प्रमुख हैं। इनमें स्थलाकृतियाँ अचानक ही टूट फूट जाती हैं। उदाहरण के लिए समतल क्षेत्र में गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। नदियों के मार्ग अचानक बदल जाते हैं। छोटी मोटी पहाड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं आदि साधारण बातें हमें स्थल रूप पर देखने को मिलती हैं। इस बल से उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन हम विशद रूप में आगे के वीडियो में देखेंगे। पटल विरूपण बल दूसरा महत्वपूर्ण बल है। यह बल धीरे धीरे कार्य करता है। इन बलों का प्रभाव हजारों और लाखों वर्षों के बाद स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए बाल्टिक सागर के तट पर प्रत्येक 1000 वर्षों में से 1.3 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का तट या तो ऊपर उठ रहा है या नीचे धंस रहा है। पटल विरूपण बलों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से दो अन्य उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महादेशजनक बल। यह बल एपिरो शब्द से बना है जिसका अर्थ है महाद्वीप। दूसरे शब्दों में इस बल के प्रभाव से महाद्वीप ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं। यह बल पृथ्वी की त्रिज्या की दिशा में कार्य करता है, अतः इसे त्रिज्याई बल के नाम से भी जाना जाता है। दिशा की सृष्टि से इसे दो उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ऊपर उठाने वाला बल और नीचे धंसाने वाला बल। ऊपर उठाने वाले बल के द्वारा अनेक स्थल रूपों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए समुद्र से दूर अनेक उठे हुए चबूतरे मिलते हैं जहाँ पर समुद्री अवशेष बड़ी प्रचुरता से दबे हुए दिखाई पड़ते हैं। ब्रिटेन में ऐसे चबूतरे 34.5 मीटर की ऊंचाई पर भी मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी समय यह चबूतरे समुद्र में डूबे हुए थे। नॉर्वे में तो ये चबूतरे 183 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। अन्य उदाहरण जिनके द्वारा क्षेत्रों का ऊपर उठना सिद्ध होता है वह समुद्री गुफाएं हैं जो आजकल बहुत ऊंचाई पर दिखाई पड़ती हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप के तट पर भी ऊपर उठने के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रशांत और हिंद महासागर में प्रवाल भित्तियों के रूप में समुद्र से बहुत ऊंचाई पर दिखाई पड़ती हैं। नीचे धंसाने वाले बलों के अंतर्गत अनेक स्थल रूपों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। ब्रिटेन के डेवन और कॉर्नवाल जिलों के तट पर अनेक वन क्षेत्र समुद्र में धंस गए हैं। बंबई तट के समीप खुदाई करने पर समुद्र तल से 6 मीटर नीचे दबे हुए वन क्षेत्र का पता लगा है। भारत के पूर्वी तट टीनी वैली के समीप धंसे वन, पांडिचेरी के समीप पीठ व लिग्नाइट के दबे हुए वनों का पाया जाना तथा गंगा नदी के डेल्टे में दबी वनस्पति के चिन्हों का पता लगना इन क्षेत्रों में दशाओं के प्रमाण को प्रमाणित करता है। परिवर्तन बल ओरोजेनेटिक फोर्सेज। यह बल पृथ्वी के पटल पर क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, अतः इस बल को स्पर्श रेखीय बल के नाम से भी जाना जाता है। जब इस बल से तनाव उत्पन्न होता है तो पृथ्वी तल पर दरारें पड़ जाती हैं, परंतु संपीड़न द्वारा पर्वतों में वलन उत्पन्न हो जाते हैं। इस तल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों को हम अंतर्जात तथा बहिर्जात दो प्रकार के बलों में बांटते हैं। अंतर्जात बलों के अंतर्गत इसके भी हम दो रूपों में देखते हैं। पहला है पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बलों को भी हम पुनः दो उपभागों में बांटते हैं। पहला है महादेशजनक बल और दूसरा है पर्वत बल। अब हम इन पर्वत बलों को तथा महादेशजनक बलों को भी पुनः अन्य उपविभागों में बांटते हैं।
महादेशजनक बल, ऊपर उठाने वाला बल और धंसने वाला बल। पर्वत बल तनाव और संपीड़न की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला बल है। अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संरचनाएं। अंतर्जात बल भूपटल पर विकृति उत्पन्न कर देते हैं। यह विकृति आग्नेय शैलों की अपेक्षा तलछट और कायांतरित शैलों में अधिक रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि यह शैलें प्राय क्षैतिज होती हैं और थोड़ी सी विकृति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अपक्षय और अपरदन के कारण भूतल के ऊपर उत्पन्न विकृत थोड़े समय के बाद विलुप्त होने लगती है, परंतु भूतल के नीचे की परतों में उत्पन्न विकृति पर बहिर्जात बलों जैसे जल, वायु, हिम आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न विकृति भूपटल के ऊपर की अपेक्षा नीचे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न प्रभाव दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भूपटल मुड़ना, क्रिस्टल बेंडिंग, तथा दूसरा है भूपटल विभंग यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर। प्रथम रूप में भूपटल मुड़ना। पटल विरूपणी भूपटल को किसी स्थान पर ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने से चौड़ी गुंबदें बन जाती हैं। इन गुंबदों के व्यास 40 से 160 किलोमीटर तक होते हैं। इनकी शैलें किसी भी स्थान पर 1 डिग्री या 2 डिग्री से अधिक नहीं झुकी हुई होती। गुंबद बनने की इस क्रिया को समवलन कहते हैं। धीरे धीरे सिकुड़ने से गुंबदों का निर्माण होता है और ऊपर उठते ही गुंबदों पर जल, वायु, हिम आदि अपरदन का कार्य प्रारंभ होता है। यथेष्ट समय बाद गुंबद का उठा हुआ भाग कट जाता है, परंतु उनकी अपेक्षाकृत कठोर शैलें वृत्त के रूप में दिखाई देती हैं। पश्चिमी फ्रेंच अफ्रीका में एक ऐसा ही गुंबद स्थित है, जिसका वायुचित्र गुंबद के अवशेष को स्पष्ट रूप से दिखाता है। अतः अंतर्जात बल तलछटी शैलों को ऊपर उठाने तथा नीचे को झुकाने का कार्य करता है, तो शैलें अवतल हो जाती हैं और एक चौड़ी बेसन का रूप धारण कर लेती हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, गुंबद का बनना, परतदार शैलें गुंबद को ऊपर उठाती हैं। दूसरे रूप में गुंबद का वह भाग जो बिंदु रेखाओं में है को अपरदन के द्वारा काट दिया जाता है। यदि संवलन तथा तलछटी शैल का विस्तृत क्षेत्र के नीचे की ओर धंस जाती हैं, तो इस धंसे हुए तलछटी क्षेत्र में भू अभिनति का निर्माण होता है। हम आगे के अनेक वीडियो में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वलन की क्रिया संपादित होती है। ये वलन की क्रिया हमें विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, जैसे समवलित, असमवलित, एकनत, समनत या श्यान की क्रिया आदि के द्वारा। हम अगले वीडियो में इन परिस्थितियों के अंतर्गत वलन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।